चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। एसबीओ को हम क्लास में पढ़ेंगे, ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोगों को वो समझेगा, क्योंकि वो एक टॉपिक अमेंडेड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सामने से अगर आपको लिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, तो हमेशा के लिए वो इनकल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्री रिक्विजिट, प्री रिक्वायरमेंट ऑफ मीटिंग। प्री रिक्विजिट या फिर आप प्री रिक्वायरमेंट ऑफ मीटिंग भी कह सकते हैं इसको, कि मीटिंग करने के लिए क्या क्या जरूरी है कंपनी के लिए, है ना। देखो एक सिंपल सा लॉजिक है भाई, अगर मैं आपको यहां से समझाऊं जो बहुत जरूरी है आपके लिए। कंपनी में मीटिंग कब होगी वो कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। साल में 4 जो मीटिंग होगी 4 टाइम्स, वो कौन सी मीटिंग होती है? बोर्ड मीटिंग। आप सब जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं। जो साल के अंत में होती है, साल के जो अंत में होती है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसको क्या बोलते हैं? बोलो। एनुअल जनरल मीटिंग, है ना। साल के जो अंत में होती है, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, है ना। जो साल के अंत में हो जाए उसे हम कौन सी मीटिंग बोलते हैं? AGM। जो साल के बीच में हो जाए, जो साल के बीच में हो जाए, लाइक ड्यूरिंग टू AGM, 2 AGM के बीच में जो एक मीटिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, उसको हम क्या बोलेंगे? एनुअल जनरल, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। जो साल के बीच में होती है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में की जाती है कंपनी के द्वारा, ये हम सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, जब कोई भी मीटिंग होती है तो मीटिंग करने का अपना एक तरीका होता है। ठीक है, तो नंबर 1 स्टेप क्या होती है मीटिंग करने के लिए? सबसे पहले आप नोटिस भेजेंगे। नोटिस किस फॉर्म में जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी जा सकता है, फिजिकल फॉर्म में भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो उसमें ईमेल भी आ सकता है, फिजिकल फॉर्म में है तो आप क्या कर सकते हैं? न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हैं, आप किसी सर्कुलर में भेज सकते हैं, चाहे आपका रजिस्टर्ड ऑफिसर, बराबर है। न्यूज़पेपर में या तो इंग्लिश वाला या लोकल वाला, बराबर है। आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो बहुत सारे जरिए हो गए ना भेजने के। नोटिस का मतलब क्या है? आप नोटिफाइड कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं आप, है ना। किसको इन्फॉर्म कर रहे हैं? किसको इन्फॉर्म कर रहे हैं मीटिंग के बारे में? आप शेयर होल्डर्स को। किसको इन्फॉर्म कर रहे हैं आप? शेयर होल्डर्स को। क्या बोल रहे हैं आप शेयर होल्डर्स को? कि भैया मीटिंग में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी जानकारी हम आपको पहले से दे दे रहे हैं, है ना। बराबर है कि नहीं बराबर है? तो सिंपल सा लॉजिक है, आप मीटिंग कब भेजेंगे, नोटिस कब भेजेंगे हमको? तो एक AGM का जो नोटिस है वो जाएगा 21 डेज पहले। बेसिकली मतलब ये बेसिक रूल है। इसमें जो भेजने वाला है दिन है और रिसीव होने वाला दिन है वो काउंट नहीं होगा, मतलब क्लियर 21 डेज, ये माइनस हो जाते हैं ये दोनों दिन। और ऐसे में फिर टोटल कितने दिन हो गए? टोटल कितने दिन हो गए? 23। तो ये जो गैप है मिलने और भेजने वाले दिन के बीच में, वो क्लियर 21 डेज का होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ओके, ठीक है ना बेटा। और अगर कोई नेशनल हॉलीडे आ गया आखिरी दिन 23वें दिन, तो 24वें दिन भी काउंट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? तो नोटिस आप बेसिकली 21 डेज पहले ही
भेजेंगे एनुअल जनरल मीटिंग का। कौन सी मीटिंग की बात कर रहा हूँ? एनुअल जनरल। क्योंकि जो बोर्ड मीटिंग है वो शॉर्टर नोटिस पे होती है क्योंकि सिर्फ डायरेक्टर्स है ना, जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर board meeting held in shorter notice, ठीक है, like 7 days prior to meeting। उससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है ना आपको। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो बुला रहे, तो क्या नीड है आपको 21 दिन पहले का नोटिस देने के पहले, है ना? 7 days प्रायर, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखो आप लोग, जो ईजीएम होती है आपकी वो भी आप शॉर्टर नोटिस पे हेल्ड कर सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्योंकि उसके सर्कमस्टांस बस आपको वो है कि आपको शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ती है कि भैया हम लोग शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग हेल्ड करें या नहीं करें, मतलब उनसे पूछना पड़ता है, ठीक है ना? तो कितने दिन पहले की बात चल रही है? 7 days। कौन सी मीटिंग की बात की अपन ने? बोर्ड मीटिंग की बात की। किसकी बात की है? बोर्ड मीटिंग की। समझ में आ रहा है ना बेटा? ईजीएम के लिए भी शॉर्टर नोटिस अलाउ है, आप शॉर्टर नोटिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना? अब क्या होता है नोटिस में, इंफॉर्मेशन क्या होती है बेसिकली, मतलब वो इंफॉर्मेशन क्या होगी आप सोचो, खुद सोचो, तो वो आप क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे। प्री रिक्विजिट में देखो सबसे पहले क्या दिया उसने कि जनरल मीटिंग होती है साल के अंत में होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग साल के बीच में होती है, ठीक है ना? एजीएम होल्ड करने का पीछे पर्पस क्या होता है कि आपके जो मेंबर्स हैं उनको कंपनी के डिविडेंड के बारे में, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी के अपॉइंटमेंट्स के बारे में, कंपनी के बैलेंस शीट्स के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग जानकारी दें, रेगुलर अफेयर्स। ईजीएम के पीछे मतलब क्या होता है, जो कंपनी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर्स है, जैसे किसी डायरेक्टर को, ऑडिटर को आपने समय से पहले रिमूव कर दिया, आप मेमोरेंडम को चेंज कर रहे हैं, आप आर्टिकल को चेंज कर रहे हैं, ये लिखा है यहाँ पर अर्जेंट मैटर्स में, जिसको आप अगली मीटिंग तक पोस्टपोन नहीं कर सकते, है ना? क्लियर है? कौन से मैटर बोला मैंने, आपको ध्यान रखना है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर द टाइम पीरियड, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बिफोर द टाइम पीरियड, है ना? चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड अल्टरेशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये आप लोगों को ध्यान रखना, ईजीएम में की जाती है। बोर्ड मीटिंग आपको पता है डायरेक्टर की मीटिंग होती है, क्लास मीटिंग आपको पता है स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन, जैसे क्रेडिटर की मीटिंग, प्रेफरेंस शेयर्स की, या इक्विटी शेयर होल्डर्स जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले होते हैं, है ना? तो ये अलग अलग प्रकार की मीटिंग हम लोग हेल्ड करते हैं। मैंने प्री रिक्विजिट में सबसे पहली चीज आपको क्या बताने की कोशिश की कि जो नोटिस है, सेक्शन 101 अपने जहन में बैठा लीजिए, नोटिस का सेक्शन 101 है। आपको प्रॉपरली अगर जनरल मीटिंग को कॉल करना है तो आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। यहाँ साफ साफ लिखा है क्लियर 21 डेज होना, भेजने वाले दिन को और मिलने वाले दिन को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। अब नोटिस किस किस को जाएगा तो अपनी जहनियत में बैठा लो, कौन कौन आएगा मीटिंग में। देखो पहला नाम क्या लिखा है जिसका, मेंबर्स, वो नहीं है, मेंबर निपट गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उनके असाइनी, जिनको हम लोग ऑफिशियल रिसीवर या फिर क्रेडिटर्स कहते हैं। ऑडिटर को भी जाएगा क्योंकि भैया उसने तो आपके एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार किया है, बैलेंस शीट को तैयार किया है। डायरेक्टर्स किस फॉर्म में जाएगा मेरे बच्चों, या तो राइटिंग में जाएगा, कुरियर के रूप में, पेपर फॉर्म के रूप में, रजिस्टर्ड एड्रेस के रूप में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में जाएगा, जो भी तरीका कंपनी को सूटेबल लगेगा या फिजिबल लगेगा, प्रैक्टिकल लगेगा। रूल 18 में लिखा है मोड ऑफ सेंडिंग द नोटिस, किस तरीके से नोटिस भेजा जाएगा। मैंने आपको अभी बताया इलेक्ट्रॉनिक मोड को भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वो सिक्योर्ड होना चाहिए, ठीक है। मेल एड्रेस पर आप देखो सेट रूल मेंशन दैट नोटिस में भी सेंड थ्रू ईमेल एज ए टेक्स्ट के रूप में भेज दो, अटैचमेंट ईमेल के रूप में भेज दो, नोटिफिकेशन लिंक भेज दो लोगों को, जैसे आजकल चलता है यार ये यूनिफॉर्म URL के रूप में। व्हाट इज दैट मीन? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फॉर एक्सेसिंग सच नोटिस। आप लिंक भेज दीजिए, आप अटैचमेंट भेज दीजिए, आप टेक्स्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईमेल उसी व्यक्ति के नाम पर होगा जिस व्यक्ति का रजिस्टर्ड एड्रेस आपके पास में है, जो कंपनी के रिकॉर्ड्स में आपने मेंटेन किया है। आप ईमेल कर रहे हैं, आप मतलब सब कुछ यहाँ डीमेट के थ्रू चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ईमेल किसके पास मेंटेन होता है? देखो डिपॉजिटरी के पास में, NSDL और CDSL के पास में, ठीक है। दूसरी बात, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा नाम, भाई अब आप सबको पता है तौसीफ अहमद है, अब मेरा ईमेल एड्रेस फलाना ढमकाना एग्जांपल लेता हूँ XYZ है। अब मगर मैंने क्या किया 2000
22 में अपनी ईमेल एड्रेस को चेंज करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो कंपनी को क्या बोल रहा है, देखो, द कंपनी शैल प्रोवाइड एन एडवांस अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट एक बार फाइनेंशियल ईयर में कि आप मेंबर अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस को या तो कंफर्म कर ले, और अगर चेंज करना होगा तो चेंज करने वाला बता दे। बराबर है कि नहीं बराबर है ना। क्या क्या रहेगा सब्जेक्ट लाइन में, ईमेल में क्या क्या लिखे रहेगा, इट्स लाइक यू आर सेंडिंग एन ईमेल, है ना, यू आर सेंडिंग एन ईमेल। तो क्या क्या लिखे रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट में जल्दी बताओ, कंपनी का नाम, किस नोटिस ऑफ द टाइप ऑफ मीटिंग, भाई ईजीएम हो रही है, एजीएम हो रही है, बोर्ड मीटिंग हो रही है ना, यहाँ सब्जेक्ट लिखा रहता है ना, तो उसमें ये सब आपको लिखना पड़ेगा। प्लेस कहाँ पर हो रही मीटिंग एंड टाइम क्या है उसका, ओके। और जब आप नोटिस भेजेंगे उसी को आप उसको कहाँ प्लेस कर देंगे, कंपनी की वेबसाइट पर, जो मैंने आपको अभी बताया, पीछे बताया मैंने आपको, ठीक है। या ऐसी कोई वेबसाइट पर जो किसके द्वारा कम्युनिकेटेड या नोटिफाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। स्पेशली हम कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट कहाँ घुसेगा बीच में, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी में भी इन्वॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए क्या लिखा उसमें, वेयर नोटिस ऑफ जीएम जनरल मीटिंग इज सेंड बाय पोस्ट, आपने पोस्ट के थ्रू भेजा है, सो इट शैल बी डीम्ड टू बी सर्व एट द एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स द लेटर कंटेनिंग द सेम इज पोस्टेड। व्हाट इज दैट मीन, क्या लिखा है इसका मतलब, इट शैल बी डीम्ड टू बी सर्व एट द एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स आफ्टर द लेटर कंटेनिंग द सेम इज पोस्टेड। क्या मतलब हुआ इसका, हम ऐसा मान लेंगे कि 48 घंटे के अंदर वो मिल ही जाएगा, किसको, चलिए बोलिए, मेंबर को मिल ही जाएगा, हम ऐसा मान के चलेंगे। कंपनी ने भेज दिया तो मान के चलेगा कि एक्सपायरेशन होने के 48 घंटे के अंदर वो सामने वाले को मिल ही जाएगा। डीम्ड का मतलब होता है ना, मान लिया जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों, क्लियर। 21 डेज, आई होप यू अंडरस्टैंड कि सर्व्ड, है ना। और जब मीटिंग होने देखो लिखा, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। 21 डेज मिलने वाला दिन और भेजने वाले दिन को हम कभी भी काउंट नहीं करते हैं, आपको मैंने पीछे बता दिया। 1013 क्या बोल रहा है, किस किस को जाएगा नोटिस, किस किस को जाएगा, तो किस किस को जाएगा भैया, मेंबर को जाएगा, यस सर बिल्कुल जाएगा। मेंबर मर चुका है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाएगा, कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, कंपनी के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है ना, वुमेन डायरेक्टर्स, सबको जाएगा, कंपनी के ऑडिटर्स को जाएगा, और जो इंसॉल्वेंट मेंबर है उनके असाइनी को जाएगा, दैट इज ऑफिशियल रिसीवर। जाना चाहिए इनको, बिल्कुल जाना चाहिए, है ना। ये सब मीटिंग में बैठने वाले हैं, आएंगे, ओके। 101 का मतलब क्या हो रहा है, 1014 क्या बोल रहा है, गौर से सुनना। अगर किसी वजह से ध्यान दो, एक्सीडेंटल, किसी एक्सीडेंट या किसी भी प्रकार की सिचुएशन की वजह से ओमिट हो गया, आप भूल गए नोटिस देना, और नॉन रिसिप्ट ऑफ सब नोटिस बाय एनी मेंबर अदर पर्सन हुज एंटाइटल्ड टू, मिला ही नहीं, या तो आप देना भूल गए किसी को नोटिस देना, या उनको मिला ही, नॉन रिसिप्ट मेंबर को या जो भी एंटाइटल पीपल थे जो ऊपर जिनके नाम लिखे। क्या लिखा उसमें, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है देखो, इट शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग। गलती हो गई बट इससे आप पूरी मीटिंग को इनवैलिड नहीं करोगे, ठीक है। सिर्फ फर्क इतना है कि एक्सीडेंटल वर्ड लिखा है वहां, डेलिब्रेट नहीं है, जानबूझ के नहीं हुआ, अनजाने में अगर ये चीज होती है, अनजाने में ही हो रही है ना, जानबूझ के कैसे होगा, तो उसमें लिखा है। सिर्फ इसमें फर्क इतना है कि जो बर्डन है, द ओनस इज ऑन द कंपनी टू प्रूव के ओमिशन डेलिब्रेट नहीं था। हो गया ना, किसी मेंबर को हो सकता है भूल गए होंगे, किसी मेंबर को पहुंचा नहीं होगा, उनको रिसीव नहीं हुआ होगा, तो हो सकता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। मिस्टर अबीर फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ कंपनी एलिक्सियर प्राइवेट लिमिटेड सिंस इट डिड नॉट सर्व द नोटिस टू हिम फॉर अटेंडिंग द एजीएम। उन्होंने नोटिस नहीं भेजा, उनको मिला नहीं मिस्टर अबीर को। द कंपनी इन टर्न प्रोवाइडेड प्रूफ दैट उन्होंने भेजा था, हमने भेजा है बाय वे ऑफ एन ईमेल, बट वो आपको शायद मिला नहीं। देखिए लिखा है ना, इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग, अभी रिलीज डेट ही नेवर रिसीव्ड द ईमेल। अब आपने क्या बोला, ईमेल मिला नहीं, कंपनी को प्रूफ करना पड़ेगा एज पर रूल 18(3). क्या बोलता है, गौर से देखो, कंपनीज ऑब्लिगेशन शैल बी सेटिस्फाइड व्हेन इट ट्रांसमिट द ईमेल। कंपनी का काम खत्म हो गया, मैंने ऊपर पढ़ाया याद है, कंपनी ने ईमेल भेज दिया, हम ऐसा मान लेंगे ईमेल मिल गया। The company shall not be held responsible for a failure in transfer। अब वो ईमेल कैंसिल हो गया जाते जाते, उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो टेक्निकल डिफॉल्ट है, उसके कंट्रोल में नहीं है। ऑल्सो इफ द मेंबर एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस फेल्स टू प्रोवाइड और अपडेट रिलेवेंट ईमेल एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए को
नोटिस मिलना चाहिए। और मिस्टर ए ने अपना नया ईमेल एड्रेस या अपना अपग्रेडेड ईमेल एड्रेस कंपनी को दिया ही नहीं, तो दैट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी। बराबर है, कंपनी ने तो भेज दिया था बट आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया नहीं, तो कंपनी ने पुराने वाले पे भेज दिया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कंपनी शैल नॉट बी इन डिफॉल्ट फॉर नॉट डिलीवरिंग नोटिस वाया ईमेल, ये हम लोग को प्रूफ कर दिया हम लोगों ने। ठीक है जी, हमारी भी तो जिम्मेदारी होती है कि हम ईमेल एड्रेस खुद से बताएं, हर जिम्मेदारी कंपनी की ही नहीं रहेगी ना। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे हो सकती है क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे हो सकती है क्या। तो क्या लिखा है बच्चों, जनरली क्या लिखा है, देखो जनरली जनरल मीटिंग्स नीड टू बी कॉल्ड बाय गिविंग एट लीस्ट 21 डेज क्लियर नोटिस। भेजने वाले दिन को मिलने वाले दिन को आप काउंट अलग एक्सक्लूड करेंगे, उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ क्या वर्ड लिखा है, देखो इट में शॉर्टर नोटिस, बट इसकी शर्तें हैं, शर्तों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्या है वो शर्त, आप देखिए, इन केस ऑफ एन एनुअल जनरल मीटिंग अगर आप शॉर्टर नोटिस पे करना चाह रहे हैं तो क्या लिखा है इसमें, आप मीटिंग करने के पहले, क्योंकि 21 दिन तो बचे ही हैं, आप कम से कम 95% ऑफ मेंबर से वोटिंग लो, उनसे पूछो कि आप 7 दिन से कम का नोटिस मिलेगा तो मीटिंग में आओगे क्या या पार्टिसिपेट करोगे क्या। अगर 95% ऑफ शेयर होल्डर एग्री करते हैं यस शॉर्टर नोटिस पे हम रेडी है, तो वो मीटिंग हेल्ड होगी, नहीं तो मीटिंग नहीं हेल्ड होगी। ठीक है, आपको पहले पूछना पड़ेगा कि इनसे 95% ऑफ मेंबर से जो एंटाइटल्ड टू वोट है। ठीक है, अब क्या लिखा, इन केस ऑफ एनी अदर जनरल मीटिंग बाय मेंबर्स ऑफ द कंपनी, इन केस ऑफ एनी अदर जनरल कंपनी होल्डिंग, इफ द कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल तो मेजॉरिटी नंबर ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट है ना, तो जिनके पास वही 95% का रहेगा शेयर कैपिटल, उनकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, और नो शेयर कैपिटल है तो 95% का वोटिंग पावर। यानी सिंपल है, शॉर्टर नोटिस के लिए, यानी शॉर्टर नोटिस भेजने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि ये नोटिस भेजेंगे तो आओगे क्या, मीटिंग में बैठोगे क्या, पार्टिसिपेट करोगे क्या, कम टाइम के लिए नोटिस चलेगा क्या, ये एग्री करेंगे तो ठीक है, नहीं एग्री करेंगे तो नहीं कर सकती कंपनी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, वेयर एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी इज एंटाइटल्ड टू वोट ओनली सम रेजोल्यूशन, क्या बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत कुछ कंपनी के कुछ मेंबर कुछ ही रेजोल्यूशन पर वोट कर सकते हैं, और रेजोल्यूशंस टू बी मूव्ड एट अ मीटिंग नॉट ऑन दी अदर्स। हो सकता है कंपनी के जो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले जो शेयर होल्डर है, मे भी उनके वोटिंग राइट शायद हर रेजोल्यूशन पे नहीं होंगे, शायद मेमोरेंडम और आर्टिकल पे जब चेंज आता होगा तो उनको अलाउ नहीं किया जाता होगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। दोज मेंबर्स shall be taken into account for the purpose of this subsection, जो हमने पढ़ा, in respect of former resolution, not in respect of letter। what does that mean, किनकी बात हो रही है यहाँ पर, ये जो हमने ऊपर सबसेक्शन पढ़ा, हम किनकी बात कर रहे हैं बताइए, हम उनकी बात कर रहे हैं जो मेंबर हर मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी है, ना के कुछ रेजोल्यूशंस पर। ठीक है, ठीक है ना, ये जो 95% लोग हैं ये कौन से मेंबर्स हैं, जो हर रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट करेंगे, कंपनी के हर रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज, मान लीजिए मैं एक ऐसा मेंबर हूं जिसके पास में बहुत कम रेजोल्यूशन है, और वो कम रेजोल्यूशन में भी कंपनी क्या बोल रही है, शॉर्टर नोटिस, तो मैं क्या बोलूंगा, भैया एक तो वैसे ही मेरे रेजोल्यूशंस कम है, मैं ज्यादा वोट नहीं कर सकता, और आप बोल रहे हो 7 डेज में एजीएम कर लो, तो मुझसे पूछो, मुझसे मतलब किससे, ये इनसे, अगर ये वाली कंपनी है तो ये, और ये वाली कंपनी है तो ये, हमसे पूछो तो कम से कम। क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई शेयर होल्डर हर रेजोल्यूशन पे वोट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 चीजें डिस्कस हो रही हैं तो 5 पे वो वोट कर रहा है, ठीक है ना यार, इन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ मेंबर्स के कुछ ही वोटिंग राइट्स है, कुछ ही टॉपिक पर अगर वो वोट कर सकते हैं, तो उनको तो आपको, उनकी मीटिंग ही वैसे ही कम होती है, उनका रिजोल्यूशन ही कम पास होते हैं, तो उनसे आप कम से कम शॉर्टर नोटिस के लिए डिस्कशन तो करो। बराबर है, तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आया कि कौन से मेंबर्स हैं जिनके लिए
शॉर्टर नोटिस के लिए आपको 95% की परमिशन लेनी होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? वो मेंबर जो सम रेजोल्यूशंस पे वोट करते हैं, सम और फ्यू, जो सब पे करते हैं वो नहीं। कंटेंट क्या होगा नोटिस में? वैलिड नोटिस में डेट होती है, डे होता है ना, टाइम होता है, प्लेस होता है, बिजनेस आवर्स पे ही होगी ना डेफिनेटली, है ना। ऑथोरिटी डेफिनेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या उन्होंने जिनको अपॉइंट किया है, उनके अलावा और कोई एजीएम हेल्ड नहीं कर सकता, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही हैं जो रेटिफाइड करेंगे कि मीटिंग होना है कि नहीं होना है, इंडिविजुअल डायरेक्टर्स नहीं कर सकते, लिखा है, ठीक है। इनवैलिड होता है बिना डायरेक्टर के अगर आप नोटिस भेजते हो तो मीटिंग का। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आपको? वेयर एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी इज एंटाइटल्ड टू वोट ऑन ओनली सम रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशंस टू बी मूव्ड एट अ मीटिंग, नॉट ऑन द अदर्स। कुछ ही रेजोल्यूशंस पे उसको वोट करना है। दोस मेंबर शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन। मतलब कि भैया वैसे ही कुछ रेजोल्यूशन है उसमें भी तुम शॉर्टर नोटिस बोल रहे हो, हम आ नहीं पाएंगे, तो हमसे पूछो तो कम से कम। जिनको हर रेजोल्यूशन पे वोट करना है, जैसे इक्वल वोटिंग राइट्स वाले, उनके लिए 95% वाला ऑप्शन ओपन नहीं है, उनको तो आना ही आना है मीटिंग्स में। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कंपनी मेमोरेंडम को चेंज कर रही है, कंपनी नाम को चेंज कर रही है, कंपनी काम को चेंज कर रही है, कंपनी डायरेक्टर को रिमूव कर रही है, तो आपको स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं, आपको बताना पड़ता है मेंबर को ऐसा क्यों, ये क्यों करना पड़ रहा है। कंपनी अपने बिजनेस लाइन को चेंज कर रही है, तो आपको ये नोटिस के साथ में एक एक्स्ट्रा नोटिस भेजते हो आप, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं एनेक्शर्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिसको अलग से मेंबर पढ़ के आता है, सेक्शन 102 लिखा ना इसमें। वेयर एनी स्पेशल मुद्दा या बिजनेस जो भी डिस्कस होने वाला है, उसके लिए आपको अलग से एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई यू वांट टू रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर द टाइम, व्हाई यू रिमूव द ऑडिटर बिफोर द टाइम, व्हाई यू वांट टू चेंज द एमओए, व्हाई यू वांट टू चेंज द एओए। आपको जस्टिफिकेशन देने पड़ेंगे ना, ऐसा क्यों। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है भाई क्या बोल रहा हूं मैं? तो लिखा ना एनेक्स नोटिस से जोड़ो उसको। सच जनरल मीटिंग में स्पेसिफाई द नेचर ऑफ कंसर्न, द इंटरेस्ट, फाइनेंशियल अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ। अब वो चीजें डिस्कस होने वाली मीटिंग में, कहीं उनमें इन लोगों का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, बताओ, नहीं होना चाहिए ना इनका इंटरेस्ट, नहीं होना चाहिए। अगर इनका इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो आपको शो करना पड़ेगा, फिर किसको? मेंबर को बताना पड़ेगा कि भैया इन लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, इन लोगों का रिलेटिव्स का पैसा लगा हुआ है 2% से ज्यादा का। बराबर है कि नहीं बराबर है? सही है ना। तो जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता है बेसिकली क्या होता है, ऐसे काम जो सडनली कंपनी करती है तो मेंबर पूछता है एक्सप्लेन करो व्हाई। बराबर है? यस, समझ में आ रहा है। और आपको मीटिंग में जो भी मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं, अगर उसमें किसी भी प्रकार का इनका फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है तो आपको बताना पड़ेगा क्यों। मान लो डायरेक्टर का फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, मैनेजर का फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, या कोई केएमपी का जैसे सीईओ, सीएफओ, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट है, या उनके रिलेटिव्स का, सब क्लॉज 1-2 में क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। जैसे कोई बिजनेस कर रही है कंपनी, कोई ए कंपनी है ना, वो किसी बी कंपनी से बिजनेस कर रही है, वो बी कंपनी रिलेटिव निकल के डायरेक्टर की, तो भाई क्यों उसी कंपनी को ठेका दे रहे हैं हम लोग, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये सब चीजें आपको बतानी, जस्टिफाई करनी पड़ेंगी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ। ओके। ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस नाम से क्लियर हो रहा है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस पास होते हैं इसमें, लाइक 51%, मोर देन 50% का सहमति होती है काय में? जनरल मीटिंग में, क्योंकि ये बहुत ही ऑर्डिनरी चीजें हैं जो कंपनी में रेगुलरली होती हैं। और स्कॉप इसमें कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या क्या है देखो, ऑर्डिनरी काम है, हर साल होना ही होना है ना, अपॉइंटमेंट्स होना ही है रिटायरमेंट डायरेक्टर की जगह, उनका रेम्युनरेशन डिसाइड होना ही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बैलेंस शीट को रखा ही जाएगा। ये ऑर्डिनरी काम है जो कंपनी में नॉर्मली होते ही है, इनके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। और ये एजीएम में ही होगा सब, कौन सी एनुअल जनरल मीटिंग में ही ट्रांजेक्ट किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। इन सब चीजों के लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल है कंपनी में। अगर कोई स्पेशल बिजनेस है, आप किसी डायरेक्टर को समय से पहले हटा रहे हो, अभी तो बताया मैंने आपको, या किसी ऑडिटर को, या ऐसा कोई बिजनेस इन्वॉल्व है, या ऐसी कोई डीलिंग हो रही है कंपनी में जहां पर इनका फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, या इनके किसी रिलेटिव का 2% या 2% से ज्यादा का, तो अगर ये तो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि स्पेशल बिजनेस में बात आ गई। मेंबर को पता होना चाहिए कि जो डायरेक्टर, जो प्रमोटर कंपनी का है, जो केएमपी या तो वो या उसका कोई रिलेटिव का इन्वेस्टमेंट या किसी प्रकार का भी स्टेक कंपनी में, अगर जो चीजें डिस्कस होने वाली है उसमें उनका इन्वेस्टमेंट है, ये मेंबर को पता होना चाहिए।
क्लियर है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इसलिए जाता है जस्टिफिकेशन के साथ, क्यों इन लोगों का इन्वेस्टमेंट है, और अगर है तो उसका क्या जस्टिफिकेशन होगा। ठीक है, ये अदर कंपनी समझा आपको, जिस कंपनी से वो कंपनी डील कर रही है उसमें इनका इन्वेस्टमेंट है या उनके रिलेटिव्स का, समझ है ना। जैसे ए कंपनी है, तो जो बी कंपनी से रिलेटेड मान लो कोई डिस्कशन हो रहा है या बिजनेस से, तो बी कंपनी में कोई इनका अगर इन्वॉल्वमेंट है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाई, और हम उसी कंपनी से क्यों बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप ऐसा डिस्क्लोज नहीं करते तो 1024 तो आपको पता ही है, आपने अगर डिस्क्लोज नहीं किया उनके बेनिफिट्स, उनका फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट, है ना, तो गलत है ना, तो मेंबर्स के साथ धोखा हुआ एक प्रकार का, आपको तो डिस्क्लोज करना चाहिए था। तो आपको तो पता ही है, फिर बताने की जरूरत है नहीं, क्या पेनल्टी लगेगी। हर प्रमोटर को, हर डायरेक्टर को, हर केएमपी को, उनके रिलेटिव को नहीं लगेगी, उनका क्या, उनको थोड़ी ना पेनल्टी लगेगी, इन लोगों को जो प्रोफेशनल्स है 50,000, 5 टाइम्स द अमाउंट, जितना बेनिफिट उनको मिलने वाला था उसका 5 गुना ज्यादा उनको फाइन लगेगा। whichever is higher, ओहो whichever is higher, समझा। छोटा सा टॉपिक है बट बहुत काम का टॉपिक है। कब लगेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, बोलो। अगर दूसरी कंपनी जिससे हम लोग डील कर रहे हैं, जिससे हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर उसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर का या मैनेजर का या केएमपी का या उनके रिलेटिव का 2% या 2% से ज्यादा का स्टेक या इन्वेस्टमेंट है, तो हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उस कंपनी से हमारे को मीटिंग करने की, ट्रांजैक्ट करने की, डील करने की, बिजनेस करने की क्यों जरूरत है। किसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, मेंबर्स को। ठीक है, ओके, छोटा सा टॉपिक था, खत्म हो गया। आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, छोटे छोटे से वीडियोस आएंगे तो आपके दिमाग में घुसते जाएंगे। ठीक है बच्चों, पक्का। कौन लोग हैं जो शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग को बोलेंगे पहले हमसे पूछो, पहले 95% और शेयर होल्डर की परमिशन लो, या जिनके वोटिंग पावर से उनकी परमिशन लो। कौन लोग है बोलो, जो कुछ रेजोल्यूशंस में ही पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो इक्विटी में कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उनकी बात। जो हर मीटिंग में, हर रेजोल्यूशन में उनसे ये सब पूछा नहीं जाएगा, वो तो हर मीटिंग में वैसे ही आने वाले हैं, हर मीटिंग में पार्टिसिपेट वैसे ही करेंगे। और अगर वो हर मीटिंग में नहीं भी आते तो चलेगा ना, हर मीटिंग में आना जरूरी भी नहीं है, अपने प्रॉक्सी को भेज दो। ये समझा। अगर गलती से आपसे नोटिस देना या नोटिस उनको नहीं मिला, भेज दिया बट नहीं मिला, उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, अगर वो डेलिब्रेट नहीं है और वो मीटिंग को इनवैलिडेट नहीं करेगा। ये मीटिंग किन किन को नोटिस मिलना चाहिए वो है सेक्शन 1013 में। क्लियर डेज का मतलब होता है भेजने वाला दिन और मिलने वाला दिन काउंट नहीं होगा, 21 डेज क्लियर होना। क्लियर है, आपने नोटिस भेज दिया तो ऐसा मान लेंगे कि उनको मिल गया 48 आवर्स में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। आपने नोटिस बनाया ना तो 48 आवर्स के अंदर भेज ही देना है, बनाया ना भेज ही देना है। जिस दिन भेज दोगे हम मान लेंगे मिल गया। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, अगर कोई टेक्निकल डिफॉल्ट होता है ईमेल में, कंपनी शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। ये तरीके हैं इलेक्ट्रॉनिकली भेजने के, 4 तरीके, टेक्स्ट अटैचमेंट, नोटिफिकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, पक्का समझ में आया आपको। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल बिजनेस समझा आपको क्या क्या होगा। अभी तो फिलहाल इसमें अपने को पढ़ना नहीं है, आगे हम लोग कोरम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका ये लेक्चर खत्म। नॉन डिस्क्लोजर वाली भी चीज भी समझ में आ गई आपको। मैंने तो आपको एक्स्ट्रा भी बता दिया कि स्पेशल बिजनेस में और क्या क्या होता है, जो एनेक्शर्स के रूप में आपको बताया जाएगा, सर रिमूवल्स होते हैं समय से पहले या मेमोरेंडम आर्टिकल में कोई चेंज। ठीक है, चलो बाय, टाटा, गुड नाइट।